शेख आबद थे ना, वो स्मगलिंग को कोई जुर्म नहीं समझते थे। हुकूमत मुझे इजाज़त दे तो मैं 1 साल के अंदर अंदर इतना सोना पाकिस्तान में ला सकता हूँ कि पाकिस्तान पर जितने कर्जे हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। 2000 तोला सोना जो है ना पकड़ा गया है, और फिर ये रियल शेप में एक डॉन की शक्ल में सामने आए। जैसे पुतलियों को चलाया जाता है ना डोरियों से, तो ये एक पूरे नेटवर्क को चलाते थे। और एक वक्त आया कि पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने की अर्ली 2-3 दहाइयों में इंडिया का पूरा कब्जा था सोने की स्मगलिंग पे। तो इंडियन जितने जो थे ना स्मगलर बड़े बड़े, वो इनके आप समझे कि मुरीद बन गए। उन्होंने देखा कि ये बिग डॉन है और बिग डॉन के साथ चलेंगे तो हमें इसमें कामयाब हो गए, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। ज़िया-उल-हक से बड़ी दोस्ती हो गई थी इनकी। हुकूमत से टक्कर लेके ना तो कोई बड़ा डॉन कायम भी नहीं रह सकता। ज़िया-उल-हक की भुट्टो के साथ दुश्मनी है, भुट्टो को फांसी भी चाहिए। ज़िया-उल-हक के दौर में यानी इनको 3100 तोले सोना वापस दिया गया, जिससे फिर इनको मजीद अरूज मिला कि अब तो सदर के साथ भी तल्लुकात हैं, सोना भी मिल गया, नेटवर्क पहले से बना हुआ है, आलीशान जिंदगी गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तंजीहा मुनीर और आप देख रहे हैं टीवी टुडे पॉडकास्ट। आप सब ने इंडिया की फिल्म KGF ज़रूर देखी होगी, जिसमें रॉकी पूरी गोल्ड इंडस्ट्री पर राज करता है। जी हाँ, पूरी गोल्ड इंडस्ट्री पर राज करता है और उसकी डायरेक्ट दुश्मनी भारतीय वज़ीर आज़म से होती है। अगर हकीकत में कोई इस तरह का कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है तो वो कोई और नहीं, सेठ आबिद हैं, जिनको गोल्ड किंग भी कहा जाता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर इजाज़ भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? शुक्र अल्लाह का। सर, आज तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि कौन था ये सेठ आबिद और इसका जो इतना नाम था। तो आप बताएं सर, इसका बैकग्राउंड क्या था? है असल में जो सेठ आबिद है ना, ये एक पूरा सरार किस्म का कैरेक्टर था। इसको पाकिस्तान में जो बहुत कम लोग इनको पूरी तरह जानते हैं। तो हम यहाँ आज डिस्कस करेंगे। इनकी बहुत सारी ज़िंदगी के पहलू हैं। ये ऐसे हैं कि इनको गोल्ड किंग भी कहा जाता था। इसके अलावा सोने का बादशाह तो सबको पता ही है, लेकिन इनको मैं बताता चलूँ कि क्लेवर फॉक्स भी कहा जाता था। और नौजवानी में ना ये बड़े खूबसूरत हैं, इनको हैंडसम बॉय और इसके अलावा छलावा भी कहा जाता, क्योंकि ये कभी पता चलता था इंडिया में है, कभी पता चलता है पाकिस्तान में, कभी कराची में और कभी दुबई में है। तो इनके बहुत सारे पहलू हैं। इनकी नौजवानी के मुख्तलिफ वाक़यात हैं, जिसके बाद फिर लड़कपन में और जवानी में इन्होंने पाकिस्तान में सबसे बड़े यानी सोने के स्मगलर के तौर पे सामने आए। और इनका यानी ख़ास तौर पे हमें ये यहाँ से इस बात का आगाज़ करते हैं कि ये 1900 ये भी कहा जाता है कि 33 में पैदा हुए, कुछ में है कि ये 35 में पैदा हुए। तो यानी जब पाकिस्तान बना उस वक्त ये तकरीबन 12 साल के करीब एक बच्चे थे। और इनकी पैदाइश जो है वो कसूर के जो सरहदी इलाका है वहाँ हुई, और इनका इंडिया की तरफ, पाकिस्तान की तरफ आना जाना लगा रहता था। और ये अभी 50 की दहाई चल रही थी जब पाकिस्तान बन गया। तो इनके जो वालिद हैं वो अपनी फैमिली को लेकर कराची चले गए। कराची की सराफा मार्केट में, छोटी सी मार्केट में इन्होंने सोने की जैसे दुकान बना के काम शुरू कर दिया। लेकिन वहाँ जब ये गए हैं तो वहाँ क्योंकि ख़ास तौर पे स्मगल होकर सोना लाया जाता था, जैसे समझे कि एक अंडरवर्ल्ड की मार्केट थी सोने की। तो उसके साथ ये एक क्योंकि नौजवानी में कदम रख रहे थे और इस तरह के लोगों से मेल मुलाकात, और इस मेल मुलाकात में ही ना इनकी एक ऐसी शख्सियत थी जिनको कहा जाता कासिम भट्टी। कासिम भट्टी बुनियादी तौर पे, ज़ाहिरी तौर पे तो एक माहिर था, लेकिन अंदरूनी तौर पे वो सोने की स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा नाम था। और उसको पूरे नेटवर्क का पता था कि पाकिस्तान के जो समुद्री हदूद हैं, ये कहाँ जजीरे हैं, कहाँ से दुबई, UAE और सऊदीया जाने के खुफिया रास्ते हैं। और ये ना इंग्लैंड में और मुख्तलिफ ममालिक में ना सोने की स्मगलिंग का पूरा नेटवर्क था। तो इनकी दोस्ती जब कासिम भट्टी से हुई तो उसके बाद ना इन्होंने इस तरह की एक्टिविटीज़ में शिरकत करना शुरू की। और लेकिन उस वक्त तक ये एक पूरा सरार शख्सियत थे और किसी को इनके बारे में पता नहीं था। लेकिन पहली दफ़ा 1958 में इनका एक सोने की जो खेप थी, यानी कराची से लाहौर आते हुए एक जैसे जहाज़ की फ़्लाइट पकड़ी गई, तो पता चला कि वो उस जहाज़ में जो सोना था वो कस्टम ने अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन वो खबर बड़ी कैसे बनी? खबर ऐसे बड़ी बनी कि वो जो कस्टम वाले थे ना, उन्होंने अखबार में दे दी प्रेस कॉन्फ्रेंस कि 2000 तोला सोना जो है ना पकड़ा गया है। अच्छा, सेठ आबिद ने अंदर से ही मैसेज भेजा। उसने कहा ये 2000 तोला नहीं है, ये 3100 तोला था और 1100 तोला जो कस्टम काम खा गए हैं। अच्छा, इससे बड़ा शोर मच गया कि ये क्या हुआ, 1100 तोला। तो वो उसके बाद फिर वो सोने को ना जब्त कर लिया गया हुकूमत ने और इनको तकरीबन 4-5 माह जेल में रखा गया। इन्होंने सोचा कि अगर मैं इस तरह रहा तो फिर मैं आगे जाके काम नहीं चल सकेगा। तो इन्होंने एक तो वो क्लेम किया
और दूसरा ये ना फर्द जुर्म आयद होने से पहले पहले छूट आए। उसके बाद ना फिर ये जो क्योंकि नौजवानी था, इन्होंने जो सेठ आबद है ना, इसने कहा कि मैं लाहौर के सारे सरहदी इलाकों को जानता हूँ। इन्होंने जो दयाल फैमिली है और जो साथ में गुरकी फैमिली है, इनमें ना अपने जासूस बनाए। इसी तरह इन्होंने क्या नाम है, जो कसूर का इलाका है वहाँ की सरहदी इलाकों में अपना नेटवर्क बनाया। कराची में इनका पहले से नेटवर्क बन चुका था, उसको इस नेटवर्क को पूरे फैला के ना इन्होंने इंडिया तक पहुंचाया। और दिल्ली में इनका आना जाना लगा रहता था, वहां से सोना लाते और ले जाते। और इस तरह ये करते करते ये जो इनका नेटवर्क है ना, वो फैलते फैलते दुबई, इंग्लैंड, और इधर इनके एक भाई जो थे वो सऊदीया में होते थे। तो वो इन्होंने फिर अरब ममालिक की तरफ ही अपना जो है ना वो नेटवर्क फैलाया। और इस नेटवर्क की वजह से ये इतना सोना पाकिस्तान में लाए, इतना सोना लाए कि उसके बाद जो है ना कि इनको यानी उस वक्त कि जब लोगों के पास चंद हजार नहीं होता था, इनके पास लाखों और करोड़ों रुपए की जायदाद बन गई। तो इसी तरह फिर ये अपना इन्होंने नेटवर्क मजबूत किया। तो भट्ट साहब, वो कौन सी दहाई थी जब अरूज पर पहुंचा इनका पूरा ये जो नेटवर्क था? अच्छा, देखें 1950 और 1960 की दहाई में ना इंडियन और पाकिस्तानी फिल्में भी बड़ी उस वक्त मारूफ होती थी। तो ये उस वक्त हीरोइक कैरेक्टर थे। अच्छा। और ये उस वक्त नौजवान भी थे। मैं यहाँ बताता चलूं कि तकरीबन 30 से 40 साल की उम्र में जब ये थे ना, तो इनकी बहुत सारी गर्ल फ्रेंड थी। ये खूबसूरत एक नौजवान थे और इनको ये होता था कि जैसे वो छलावे की तरह एक तरफ आते थे और दूसरी तरफ चले जाते थे। असल में ये हुआ कि जब मार्शल लॉ लगा ना, तो ये एक बहरी जहाज पर काफी बड़ी खेप ला रहे थे सोने की। तो वो सोने की खेप लाने के दौरान मार्शल लॉ लग गया। तो जो सोना जहां जहां स्मगल हो रहा था उसको कैप्चर करना शुरू कर। तो इन्होंने फिर खुफिया तौर पे एक जजीरे में वो सोना छुपा दिया। तो वो जो सोना जब छुपाया ना, तो उसके कुछ अर्सा बाद वो कासिम भट्टी का ना इंतकाल हो गया। तो फिर ये सारे जो सोना, क्योंकि स्मगलिंग का था, स्मगलिंग के सोने पे किसी का नाम नहीं लिखा होता, तो ये सारे सोने पे इनकी दस्तक हो गई। उसके बाद फिर इन्होंने अपने नेटवर्क को इतना फैला दिया कि फिर ये पर्सनली जाने के बजाय ना बड़ी बड़ी डील करवाते थे। उस डील को इनके ग्रोह के जो मुख्तलिफ कारिंदे होते थे, एक डील करवाता था, एक मौके पे जाता था, दूसरा बंदा जो है दूसरा ग्रुप जो पैसे देता था, और फिर जब डील कंप्लीट हो जाती थी तो सारा सोना इन तक पहुंच जाता था। इस तरह फिर इन्होंने ये किया। इन्होंने देखा कि एक दफा मुझे पुलिस ने पकड़ा है, अब मैं आइंदा नहीं पकड़ा जाऊंगा। इन्होंने ये किया कि पुलिस के आला अफसरान के साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ, और जो हर उस दौर की इशराफिया होती है उसके साथ, और मिनिस्टर लेवल के जो लोग हैं ना उनके साथ अपनी बहुत क्लोज रिलेशनशिप बनाई। तो इस वजह से जैसे ही किसी जब इनका छापा पड़ना होता था या पकड़े जाना होता था, तो इनको अंदर के लोग पहले से इतला दे देते थे, और फिर ये रियल शेप में एक डॉन की शक्ल में सामने आए। और इनका डॉन उस तरह का नहीं था जैसे लाहौर में टॉप 10 इश्तिहारी डॉन थे। ये उससे भी ऊपर की लेवल के डॉन थे कि जो जैसे आप समझे कि जैसे पुतलियों को चलाया जाता है ना डोरियों से, तो ये एक पूरे नेटवर्क को चलाते थे, जो नेटवर्क इंडिया में फैला हुआ था, पाकिस्तान में फैला हुआ था, यूएई में फैला हुआ था, और लंदन से आगे पूरे यूरोप में फैला हुआ था। उस नेटवर्क की इन्होंने कमांड की। और एक वक्त आया कि पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने की अर्ली 2-3 दहाइयों में इंडिया का पूरा कब्जा था सोने की स्मगलिंग पे। तो इंडियन जितने जो थे ना स्मगलर बड़े बड़े, वो इनके आप समझे कि मुरीद बन गए। उन्होंने देखा कि ये बिग डॉन है और बिग डॉन के साथ चलेंगे तो हमें यानी इसमें कामयाब हो गए, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। तो भट्ट साहब, मैंने ये भी सुना है कि बेनज़ीर को अगवा कर लिया गया था लंदन में। अच्छा, ये भी एक बड़ा समझे कि इंटरेस्टिंग वाकया है कि इनकी जो सेठ आबद थे ना, इनकी एक बेटी है नुसरत, तो नुसरत शाहीन। तो उनके हवाले से पता चला कि जब भुट्टो का दौर आया, हुआ ये कि ये पहले बड़े पैमाने पर स्मगलिंग कर रहे थे। और जब मैं इवन आपको बताऊं कि अयूब खान के दौर में भी इनका सर्कल चलता रहा, सिकंदर मिर्ज़ा के दौर में भी चलता रहा, बल्कि सिकंदर मिर्ज़ा की जो मिसेस थी उनको बड़े बड़े जो हारों के गिफ्ट दिए जाते, वो कासिम भट्टी जो इनका दोस्त था वो खुद पहुंचाता था। तो आला सतह पे इनका यानी जो नेटवर्क था। तो जब भुट्टो का दौर आया तो उसने ये शुरू कर दिया कि उन्होंने ना जो अहम लोग थे उनकी जो जायदादें थी उनको कोमियाना शुरू कर दिया, यानी कि जो बड़ी फैक्ट्रियां हैं उनको अपने हुकूमत ने अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान इनके भी बहुत सारे असासे जो है ना भुट्टो ने अपने कब्जे में ले, जिसकी वजह से इनकी भुट्टो के साथ हुकूमत के साथ समझे कि टक्कर शुरू हो गई। इस टक्कर के दौरान ये हुआ कि एक वक्त में इनके घर में लाहौर में भी छापा पड़ा और कराची में भी पड़ा। अच्छा, लाहौर में जो इनका घर था वहाँ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो थी, वहाँ मैं बल्कि देख रहा था कि लाहौर में इनके घर से तकरीबन 40 लाख रुपए का उस वक्त सोना बरामद हुआ और 1 करोड़ से ज़्यादा की
करेंसी बरामद हुई, और इसके अलावा बहुत महंगी गाड़ियाँ और स्विस घड़ियाँ, क्योंकि इनको बड़ा शौकीन था कि अच्छी घड़ी, अच्छा लिबास, अच्छी गाड़ी और अच्छे जहाज़ पे सफ़र करना। और इस तरह के ना, यानी वो जो इनके घर से मिला, कराची से मिला, लेकिन ये हथे ना चढ़े। इनकी बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा। जब बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया तो इन तक इत्तला पहुंच गई। तो सेठ आबद ने कहा कि खुफिया तरीके से उसने कहा कि इस वक्त जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, इनकी बेटी का है। तो उन्होंने कहा कि वो बरतानिया पढ़ रही हैं, तो इन्होंने अपने नेटवर्क को उधर ऑर्डर किया। तो नेटवर्क ने बेनज़ीर भुट्टो को ना अगवा कर लिया। जैसे वहां से खुफिया एजेंसियों ने इत्तला दी कि जी देखें कि मुस्तकबिल की वो भी वज़ीर आज़म थी, तो वो ये यहाँ से आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए कि सेठ आबद का एक वक्त में कितना बड़ा नेटवर्क था कि हुकूमत को उन्होंने वो उसमें प्रॉब्लम में डाल दिया। फिर अंडर हैंड एजेंसियां भी बीच में बैठी और अंडर हैंड डील हुई कि हम आपकी बेटी को छोड़ते हैं, आप वज़ीर आज़म की बेटी को छोड़ दें। और फिर इस तरीके से इन्होंने अपनी बेटी को छुड़वाया और बेनज़ीर को भी रिहा किया गया।